अच्छा, इसके ऑर्गन्स की बात करें, इसके ऑर्गन्स क्या है? पहला आपका जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पांचवा ट्रस्टीशिप काउंसिल, छठा सेक्रेटरीट। आपको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ इनके इनके मेजर जो काम है वो आपको ध्यान में रखना है। पहला आपका है कि आपका जनरल असेंबली। जनरल असेंबली इसके अंदर कह लीजिए जो मेंबर इसके हैं 193 ऑल मेंबर इसके अंदर हैं। हर एक कंट्री का एक बंदा आता है, साल के अंदर एक मीटिंग होती है और यहाँ पर इनकी क्या होती है, बातचीत होती है। ये नेगोशिएशन के लिए होता है, नेगोशिएशन, बातचीत। और कह लीजिए जो भी यहाँ पर कह लीजिए वो बनाए जाते हैं, कानून पास किए जाते हैं, तो वो यहीं पर डिस्कशन डिस्कशन कह लीजिए इसका डिस्कशन, ये डिस्कशन ग्रुप की बातचीत होती है। और कोई भी कह लीजिए इन्हें पॉलिसी बनाना होती है, रूल बनाना होता है, तो क्या करते हैं कि वो यहीं से कह लीजिए बनाना, सबसे पहले यहीं से पास होना होता है। यानी 2/3 मेजोरिटी अगर मिल गई है, ठीक है, तो वो पास हो जाता है। फिर वो पास होकर कहाँ जाएगा, यूएन की तरफ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होती है, पहला क्या है, जनरल असेंबली, सिंपल इसके नाम से पता चला है जनरल है, इन सारे लोग इसके अंदर है। और यहीं पर कह लीजिए हर स्टेट का एक वोट होता है और सारे स्टेट्स में वोट करते हैं। तो 2/3 मेजोरिटी अगर उस कानून को, उस रिफॉर्मेशन को अगर मिल गई है तो वो चीज रिफॉर्म हो जाएगी, बदलाव आ सकता है। लेकिन फिर उसके बाद वो जाती है, कब कब बदलाव होगा, जब सिक्योरिटी काउंसिल से भी पास हो जाए। सिक्योरिटी काउंसिल अगला है, जो कि मैं समझता हूँ सबसे अहम और इसका मजबूत कह लीजिए पार्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जिसके टोटल कितने मेंबर है, 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 मेंबर परमानेंट है, 5 परमानेंट है और कह लीजिए 10 नॉन परमानेंट है। नॉन परमानेंट, 5 जो कंट्रीज परमानेंट हैं उनके नाम आपको जरूर मालूम होना चाहिए। वही जिनकी लैंग्वेजेस आपने देखी, इसमें से आपको 5 जो परमानेंट कंट्रीज हैं वो आपकी 5 जो परमानेंट मेन कंट्रीज हैं, तो उनमें से आपकी रशिया है, आपका यूएसए है, इसी तरीके से आपका यूके है। यूएसए मेजर कंट्री है। यानी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वर्ल्ड वॉर सेकंड की हिस्ट्री अगर आपने देखी है, तो आपको पता होगा कि उस वक्त जो मेजर कंट्रीज बच के निकली थी, ठीक, यूरोप भी कह लीजिए पूरी तरीके से लड़ाई की वजह से बिखर गया था, तो मेजर जो कंट्रीज निकल के आई थी तो वो आपके यूएसए, यूके, रशिया, चाइना बिल्कुल अलग था, तो वो भी एक बड़ा मुल्क था, धीरे धीरे उभर रहा था। और इसी तरीके से लास्ट फ्रांस, जो कि यूरोप में फ्रांस पहुंचा। तो ये कह लीजिए 5 कंट्रीज उस वक्त भी मेजर थी, और यही 5 कंट्रीज कह लीजिए इसकी परमानेंट मेंबर है। नहीं कह लीजिए इन्होंने ही इन्हीं का कह लीजिए इसके अंदर दखल है। जब भी कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो ये लोग तो पास कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जब इनके पास आता है, ठीक है, इनके पास जब आता है तब क्या करते हैं कि जो शर्त है कि उस चीज के पास होने के लिए कि इन पांचों के पांचों वोट उसके अंदर होना चाहिए। 2 शर्तें हैं, एक तो ये कि 15 टोटल मेंबर है ना, तो 15 में 2/3 होना चाहिए, यानी तकरीबन आपके 10 मेंबर होना चाहिए। 2/3 का मतलब 10 लोगों के वोट होना चाहिए, और उन 10 लोगों में से 5 लोग जो आपके होना चाहिए वही 5 कंट्री जरूर होना चाहिए। यानी अगर इनमें से किसी एक कंट्री ने क्या कर दिया, उसको विटो कर दिया, उसके खिलाफ कर दिया, नेगेटिव वोट दे दिया, तब वो पास नहीं होगा। यही वजह है कि बहुत सारी कंट्रीज चाहती हैं कि यूएन का जो चार्टर है उसके अंदर उसकी जो पॉलिसीज बनाई गई हैं उसके अंदर रिफॉर्म लाया जाए। लेकिन ये कंट्रीज लाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उस तरीके से इनका गलबा खत्म हो जाएगा। वो चाहती है कि कम से कम ये नॉन जो परमानेंट मेंबर है इसके अंदर दूसरी कंट्रीज का भी दखल हो जाए, ठीक है, और भी कंट्रीज को परमानेंट बनाया जाए। लेकिन ये लोग उसके लिए भी क्या चाहिए, इनकी वोट चाहिए, क्योंकि जो भी चीज करना होगी, रिफॉर्म लाना होगा कि अच्छा 5 की जगह हम 10 परमानेंट बंदे रखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पास होना चाहिए, तो ये लोग तो पास कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो मसला आता है तो उनमें से ये लोग नहीं देते। यही वजह है कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में बहुत सारे लोगों ने रशिया के खिलाफ वोट दिया, लेकिन जब यहाँ पर आएगा मसला तो रशिया तो खुद मेंबर है ही, तो वो अपने खिलाफ वोट क्यों देगा? तो जब रशिया ने अपने खिलाफ वोट नहीं दिया तो इस वजह से वो पास ही नहीं हुआ। इस तरह से बहुत सारी चीजें, उस पर सैंक्शंस नहीं लगाए गए, उस पर तावान नहीं लगाया गया, क्योंकि वो चीज पास हुई ही नहीं। तो इस तरह से ये जो मेजर कंट्रीज हैं ये कुछ भी पास नहीं होने देती हैं, जिसकी वजह से कोई भी तब्दीली नहीं आ पाती है। और शुरू शुरू में यही वजह है कि यूएन एक्टिव थी, शुरू में ये एक्टिव थी, लेकिन बाद को अब एक्टिव इतनी नहीं है। अब सिर्फ कह लीजिए यही जो कंट्रीज हैं जो चाहती है वही उनसे करवाती हैं। अगला हमारा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये मैन पावर कह सकते हो सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन ये अपने आपको क्या कहती है, सिक्योरिटी काउंसिल पीस के लिए बनाया गया है। पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे एससी भी कहते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे अरबी जुबान में मजलिसुल अम्न कहेंगे, मजलिसुल अम्न, ठीक है। काउंसिल मजलिस, मैंने आपको बताया सिक्योरिटी पीस और अम्न, तो मजलिसुल अम्न, ठीक है, इसे कहते हैं मजलिसुल अम्न। अगला हमारा जो ऑर्गन है वो हमारा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो हमारी अगला ऑर्गन है, इसका काम क्या है कि ये इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, तो ये इक्तिसादी मामलात में और सोशल मामलात की जिम्मेदारी लेता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं इसके अंदर, उनको हैंडल करता है। जैसे इश्यूज, जैसे पॉवर्टी इशू हो गया आपका, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इशू हो गया आपका, वुमेन इशू हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट इशू हो गया। इसी तरीके से आपके दूसरे इश्यूज जो हैं कि इसके अंदर आ जाएंगे, पॉवर्टी हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स आ गया, इसके अंदर आ जाएगा। और इसी के तहत बहुत सारी जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं वो इन्हीं के अंदर में आकर के चीजें करती हैं। तो यानी फाइनेंशियल चिल्ड्रन जो कह लीजिए उनके लिए जो फंड निकलता है, तो इस तरीके से इसको दूसरे अंदाज से क्या कहा जाता है, शॉर्ट में इसे एससी कहा जाता है, इसे जीए कह लीजिए, इसे एससी कह लीजिए, सिक्योरिटी काउंसिल, इसे इकोसॉक कहा जाता है, इकोसॉक, इकोसॉक इसे कहा जाता है, इकोसॉक। यानी फाइनेंशियल और हेल्थ इशू हो गए, फैसिलिटीज हो गए, ह्यूमन राइट्स हो गए, पॉवर्टी हो गई, इस तरह के जो इशूज हैं वो ही क्या करती है, हैंडल करती है। और इसके अंदर जो मेंबर हैं वो 54 मेंबर हैं, और जो 54 मेंबर हैं वो कंट्रीज नहीं है बल्कि एरिया हैं,
कि जैसे रीजन होता है, जैसे यहाँ पर आपका हो गया, नीचे हमारा यूरोपियन वेस्ट यूरोप हो गया, ईस्ट यूरोप हो गया, नीचे आपका एशिया हो गया, ईस्ट एशिया हो गया, इस तरह से अलग अलग कह लीजिए इलाकों से बंदे चुन लिए जाते हैं। रीजन जो होता है, एक रीजन में कई सारी कंट्री आती है, तो वहीं से मेंबर इसके ले लिए जाते हैं। इसके टोटल मेंबर क्या है आपके 54 मेंबर है, 54, जिसमें अफ्रीका की 14 सीटें, अलग अलग कह इलाकों की सीट्स होती है, वहीं से मेंबर चेंज हो जाते हैं। अच्छा, मैंने जो सिक्योरिटी काउंसिल की बात की थी, तो इसके 5 मेंबर परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। जो नॉन परमानेंट है वो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। इनका 2 साल का टेन्योर होता है, उन 2 साल के बाद ये कह लीजिए खत्म हो जाता है। अगला हमारा जो कह लीजिए ऑर्गन है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी इस इंटरनेशनल मामलात में इसके 2 काम होते हैं, यानी डिस्प्यूट अगर कंट्रीज के दरमियान हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करना, सेटलमेंट करना, इसके 2 काम होते हैं। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो भी झगड़े हो रहे हैं उसको सेटलमेंट करना, ठीक है। तो ये आपका कह लीजिए क्या करता है, एक तो ये इसका काम है। दूसरा इसका काम है कि ये प्रोवाइड द लीगल एडवाइस फॉर अदर ऑर्गन्स। जो दूसरे ऑर्गन हम ऊपर नीचे पढ़ेंगे, ये पढ़े हैं हमने, तो उन्हीं ऑर्गन को क्या करता है, उनकी एडवाइस भी देते हैं। तो आईसीजे जो है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, आईसीजे। आईसीजे इसे शॉर्ट में कहते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके अंदर भी कह लीजिए 15 जज होते हैं। इसके अंदर जज जो होते हैं, जजेस, तो जजेस कितने होते हैं, 15 जजेस इसके अंदर होते हैं। और वो भी कैसे चुने जाते हैं 15 जजेस, वही सेम इनका कह लीजिए तरीका है कि पहले वहां से चुने जाएंगे, जनरल असेंबली चुनेगी, फिर दूसरा हमारा क्या है कि उसको कौन चुनेगी, फिर सिक्योरिटी काउंसिल के पास वो आ जाएगा। तो इसके कितने जजेस हैं आपके, 15 जजेस हैं, 15 जजेस। शॉर्ट में से क्या कहा जाता है, आईसीजे। 2 काम इसके मैंने आपको बताया, एक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के आपस में कंट्रीज के दरमियान कोई झगड़ा हो रहा है तो उसको सेटलमेंट करना। इसमें भी बहुत सारी और भी गहराई में जाएंगे चीजें मिलेंगी कि कुछ इसके होते हैं बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब ये है कि अगर आप यूएन के ऐसे मेंबर हैं जो बाइंडिंग है, मतलब ये कि अगर यूएन के कोर्ट के जरिए से कोई भी फैसला सुनाया जाएगा तो आपके ऊपर लाजिम है कि आप उस फैसले को माने। और नॉन बाइंडिंग आपके ऊपर जरूरी नहीं, क्योंकि हर कंट्री की सॉवरेनिटी होती है, वो जो चाहता है वो करे, दूसरे उसमें नहीं लेना चाहता है, वो एडवाइस वगैरह नहीं सुनना चाहता है, जैसे इसराइल वगैरह नहीं सुन रहा है वो आपका, तो ऐसी उसमें वो लेना चाहते हैं। तो अगर बाइंडिंग अगर तो उनको सुनना पड़ती है, नॉन बाइंडिंग अक्सर कंट्रीज होती है तो वो नहीं सुनती है, और इसी बेसिस का वो भी है कह लीजिए कम है। शुरू शुरू में कह लीजिए इसने अपना काम किया, मैंने कहा, और इंडिया के अंदर भी और दूसरी कंट्रीज जो है उन्होंने अपनी कुछ मिलिट्री भेजी भी थी इसकी तरफ से, कि जैसे अफ्रीका के अंदर अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कहीं दूसरे ऐसे लोग शरपसंद लोग वहां पर आकर के वहां पर हमला करें, तो उनको जो आर्मी थी उनको भेज करके उन्होंने काम कराए हैं शुरू में। ऐसी बहुत सारी मिसालें इसमें लिखी हुई हैं, हम लोग को ये वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है इसमें आईआर के अंदर, तो बहुत सारी इसकी मिसालें मिली। लेकिन अब आकर के इसके कह लीजिए फेलियर सब इसके हैं, कुछ नहीं कर पाती है तरीके से, खाली बॉडी है। ट्रस्टीशिप अगली काउंसिल है। ट्रस्टीशिप का काम ये कह लीजिए अब नहीं है, अब नहीं है, लेकिन पहले था, ठीक है, पहले कह लीजिए इसका था। अब वो इस तरीके से था कि उस वक्त हम जानते हैं कि जब हिंदुस्तान की आजाद होने, जब इसको बनाया गया 1945 में, तो खुद हिंदुस्तान भी आजाद नहीं हुआ था, और उस हिंदुस्तान के साथ साथ अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जो आजाद नहीं हुए थे, इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे। तो क्या किया गया था कि उन ममालिक को या तो दूसरे मुल्कों के जरिए से जोड़ दिया गया, उनकी बाउंड्री उसके अंदर शामिल कर दी गई, वो बड़े स्टेट बना दिए गए, या जहां पर इंडिपेंडेंट लाना जरूरी था तो उनको इंडिपेंडेंस लाना जरूरी थी, तो वहां पर कह लीजिए उन ममालिक को इंडिपेंडेंट कर दिया गया और उनको आजादी दिला दी गई। तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल का वो वाला काम था, अब इसका कह लीजिए काम नहीं है। ट्रस्टीशिप काउंसिल इसे कहते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब इसका कोई काम नहीं। लास्ट में हमारा जो हमारा सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट ये कह लीजिए हेड क्वार्टर ऑफ जनरल असेंबली कह लीजिए, या कह लीजिए इसे ऑफिस कह लीजिए, या इसे कह लीजिए क्लर्क ऑफ यूएन कह लीजिए, इसका सबसे अच्छा नाम है क्लर्क ऑफ यूएन। यानी यूएन के क्लर्क का काम क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम, ये चीज करना वो चीज करना। और हमने देखा ना कि इसके लैंग्वेजेस 6 लैंग्वेजेस हैं, तो सिंपल सी बात है, कोई भी बात आ रही है, कोई डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो 6 लैंग्वेजेस में उसकी बात पहुंचनी चाहिए, तो 6 लैंग्वेज में ये लोग ट्रांसलेट वगैरह करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का जो भी काम होता है, जो भी हुआ है, जो भी नहीं हुआ है, वो ये काउंसिल करती है, सेक्रेटरीट करती है। तो इस तरह से ये 6 ऑर्गन इसके हो गए हैं, बाकी ये अहम है। बाकी इसमें सिक्योरिटी काउंसिल, मजलिस अमन कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। और ये आपको देखना 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। परमानेंट में यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस आपकी मेजर कंट्रीज हैं। हर एक का काम आपको पता है, तो आगे भी ये चीज आपको इन्फॉर्मेशन काम देगी।